सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक जीवन के उद्भव को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था के दौरान एक महिला का शरीर भ्रूण के विकास और सुरक्षा के लिए आदर्श स्थितियां बनाता है। हालांकि यहां तक कि प्लेसेंटाज़ो मां और बच्चे के बीच शरीर की प्राथमिक बाधा है। प्लास्टिक के नैनोकणों को शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है। एंटोनियो रागुसा के नेतृत्व में एक शोध दल ने एक ऐतिहासिक खोज की जब उन्होंने पहली बार मानव नाल में माइक्रोप्लास्टिक कणों का पता लगाया। उनके निष्कर्षों से पता चला कि प्लास्टिक ऐसी जगह में भी घुस सकता है जहां पहले कभी कोई कृत्रिम सामग्री नहीं मिली हो। वही वातावरण जहां नया जीवन शुरू होता है। मैं इटली में एक अद्भुत जगह पर था, सार्डिनिया मेनसार्डिनिया के दक्षिण पश्चिम में सुल्किस में पिस्किन्स नामक जगह, जहां पुराने खनन क्षेत्र हैं। ये एक बहुत ही सुदूर खूबसूरत जगह है जहां 6 या 7 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। जब मैं टहल रहा था, अचानक मैंने समुद्र तट पर ये चमकीली रंगीन जगमगाती चीजें देखी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, यह क्या है? उसने थोड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा, यह प्लास्टिक है। मैंने कहा, प्लास्टिक? जब किसी भी दिशा में 7 या 8 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है तो प्लास्टिक यहां कैसे आ सकता है? उसने फिर मेरी ओर ऐसे भाव से देखा जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मैं कितना कम समझता हूं और कहा, यह निश्चित रूप से समुद्र से आता है। और तभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। यदि प्लास्टिक समुद्र में फैल सकता है और ऐसी अछूती जगहों पर पहुंच सकता है तो यह गर्भ के अंदर और शिशुओं के शरीर के अंदर भी पहुंच सकता है। स्वाभाविक रूप से उस अंतर्ज्ञान से मैंने अनुसंधान की इस दिशा को आगे बढ़ाना शुरू किया। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं, मैं बच्चों को जन्म देने में मदद करती हूं। इसलिए एक निश्चित बिंदु तक मैं प्लास्टिक के बारे में बाकी सभी लोगों की तरह ही जानती थी। लेकिन मैंने पढ़ना और अध्ययन करना शुरू कर दिया और मैं कुछ वैज्ञानिकों के पास पहुंचा जो सूक्ष्मदर्शी के साथ काम करते थे। उनमें से एक इटली के विपरीत दिशा में मार्श क्षेत्र में काम करने वाला एक प्रतिभाशाली प्रोफेसर था। उन्होंने रमन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया। एक रमन माइक्रोस्कोप आपको ऊतकों की जांच करने और यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि उनके अंदर प्लास्टिक है या नहीं। सरलता के लिए अब हम इसे प्लास्टिक कहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्लास्टिक शब्द में सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। दर्जनों अलग अलग प्लास्टिक हैं। मान लीजिए कि वे छोटे टुकड़े हैं, पॉलीमर यानी कुछ सामग्रियों के असीमित रूप से दोहराए गए छोटे टुकड़े जिन्हें हम हर दिन पूरे दिन उपयोग करते हैं। इसलिए हमने इस प्रोफेसर को प्लेसेंटा भेजा और उसने बहुत अच्छा काम किया। वो पहली बार प्लेसेंटा के अंदर प्लास्टिक का पता लगाने और उसकी पहचान करने में सक्षम थी। 2021 में हमने जो लेख प्रकाशित किया था उससे थोड़ा सा घोटाला हुआ क्योंकि हमारे शिशुओं के अंदर नाल के अंदर प्लास्टिक का विचार लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि जो प्लास्टिक हम महासागरों में पाते हैं वही प्लास्टिक है जो हम अंततः बच्चों में पाते हैं। सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रभावित करते हैं। प्लास्टिक सूजन पैदा करता है और नाल में रक्त के प्रवाह को बाधित करता है। इसका मतलब है कि भ्रूण को कम ऑक्सीजन और कम पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध, हाइपोक्सिया और समय से पहले जन्म का खतरा बढ़ जाता है। प्लेसेंटा में जितना अधिक प्लास्टिक होता है उतनी अधिक संभावना होती है कि बच्चे दुर्भाग्य से समय से पहले पैदा होते हैं, और ये बच्चे कम प्लास्टिक एक्सपोजर वाले बच्चों की तुलना में छोटे भी होते हैं। हमें यह समझना होगा कि समय से पहले जन्म आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इटली में यह लगभग 7% है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्पष्ट रूप से इटली की तुलना में कम प्रभावी है, 12% बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं। तो इस अर्थ में इस संख्या में वृद्धि का मतलब मानवता के लिए जैविक रूप से, परिवारों के लिए और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए, और निश्चित रूप से आर्थिक रूप से उन लोगों के लिए और भी अधिक बोझ होगा जो लागत की परवाह करते हैं। हम जानते हैं कि इन कणों को प्लेसेंटा के माध्यम से ले जाया जा सकता है और फिर भ्रूण में पाया जा सकता है, और इसलिए यह संकेत मिलता है कि पहले से ही बहुत प्रारंभिक जीवन में हमारा भ्रूण से भी संपर्क है। नैनोप्लास्टिक्स द्वारा किया जाने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भ्रूण के ऊतकों में विशेष रूप से खतरनाक होता है, जहां मामूली व्यवधान से भी विकास संबंधी असामान्यताएं हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, नैनोप्लास्टिक्स बच्चे के शरीर को उसके गठन के शुरुआती चरण में ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। पिछले 2 दशकों में चिकित्सकों ने जन्मजात जन्म दोषों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की है। उदाहरण के लिए, चीनी शोधकर्ताओं ने पाया है कि चीन में ऐसे दोषों की दर लगभग 3 गुना हो गई है।
अन्य देशों में भी इसी तरह के रुझान देखे गए हैं। नवजात शिशुओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जन्मजात असामान्यताओं में से एक गैस्ट्रोस्किसिस है, जो पूर्वकाल पेट की दीवार का एक दोष है, जिसमें आंत और कभी-कभी अन्य अंग पेट की गुहा में एक छेद के माध्यम से बाहर निकलते हैं। पिछले 3 दशकों में इस दोष का प्रचलन बढ़ा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1995 और 2012 के बीच गैस्ट्रोस्किसिस में प्रतिशत वृद्धि 68% से 263% तक थी। बड़ी संख्या में बच्चे हाइपोस्पेडिया के साथ भी पैदा हो रहे हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें लड़कों में मूत्रमार्ग का उद्घाटन असामान्य स्थिति में स्थित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 20 वर्षों में हाइपोस्पेडिया की घटनाओं में लगभग 17% की वृद्धि हुई है। हाल ही में जन्मजात हृदय दोष डाउन सिंड्रोम और अन्य विकासात्मक विसंगतियों से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या भी सामने आई है। बच्चों पर सूक्ष्म एवं नैनोप्लास्टिक का प्रभाव। जन्म के बाद बच्चे सूक्ष्म एवं नैनोप्लास्टिक कणों के संपर्क में आते रहते। प्लास्टिक की शिशु बोतलें, खाद्य पैकेजिंग और खिलौने सभी संदूषण के स्रोत हैं। जब गर्म पानी वाली बेबी बोतल को हिलाया जाता है तो प्रति लीटर 16 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक कण निकल सकते हैं। गर्म पानी और स्टेरिलाइजेशन इस प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं। परिणाम स्वरूप शिशु प्रतिदिन लाखों माइक्रोप्लास्टिक कणों और खरबों नैनोप्लास्टिक के संपर्क में आते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव स्तन के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है। शोध से पता चला है कि शिशु के पोषण के सबसे आवश्यक स्रोतों में से एक स्तन के दूध के लगभग 40% नमूनों में पहले से ही खतरनाक प्लास्टिक माइक्रोपार्टिकल्स होते हैं। अपनी उच्च चयापचय दर और सांस लेने की आवृत्ति के कारण बच्चे वयस्कों की तुलना में शरीर के वजन की प्रति इकाई अधिक हवा, पानी और भोजन लेते हैं। नतीजतन पर्यावरणीय प्रदूषण के समान स्तर पर उनके शरीर माइक्रोप्लास्टिक की उच्च खुराक को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा बच्चे के शरीर में सुरक्षात्मक बाधाएं अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। इसका मतलब है कि प्लास्टिक के कण ऊतकों में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और उच्च सांद्रता में जमा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एनाथमॉइड हड्डी अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी है और इसके उद्घाटन व्यापक है, जिससे प्लास्टिक के कण घ्राण तंत्रिकाओं के माध्यम से सीधे मस्तिष्क में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। प्लास्टिक एक घुसपैठिया है और मुख्य रूप से बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। हमारे वैज्ञानिक लेख मैनजिस ने बहुत ध्यान आकर्षित किया और व्यापक रूप से उद्धृत किया गया। हमने उन्हें साइबॉर्ग शिशु कहा, जिसका अर्थ है ऐसे बच्चे जो कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं लेकिन प्लास्टिक जैसे अकार्बनिक पदार्थ से भी बने होते हैं। ये बच्चे छोटे होते हैं, उनका मस्तिष्क आमतौर पर छोटा होता है और बहुत कम बच्चों के शरीर में प्लास्टिक का स्तर कम होता है। वे इससे पूरी तरह मुक्त नहीं है क्योंकि प्लास्टिक हर जगह है, लेकिन प्लास्टिक का स्तर कम है। सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक कणों के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ साथ बिस्फेनॉल और फेथलेट्स की उपस्थिति के कारण बच्चों की अंतःस्रावी और प्रजनन प्रणाली विशेष रूप से कमजोर होती हैं। ये पदार्थ प्रजनन अंगों के निर्माण और विकास में बाधा डालते हैं, जिससे बाद में जीवन में संभावित रूप से बांझपन हो सकता है। वैज्ञानिक अनुमानों को देखते हुए कि 2045 तक मानवता को व्यापक बांझपन का सामना करना पड़ सकता है। 2020 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों में अपनी संतान पैदा करने में असमर्थ होने की संभावना अधिक हो सकती है। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से हमने जो कुछ भी सुना है वो भयावह है। सच तो ये है कि हम अभी भी अपने बच्चों के सूक्ष्म नैनोप्लास्टिक के संपर्क में आने के विनाशकारी परिणामों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, या जैसा कि डॉक्टर रागुसा ने कहा, वे साइबर बच्चे बन गए हैं। हम अभी इस वास्तविकता के पूर्ण पैमाने को समझना शुरू कर रहे हैं और छोटे बच्चों को देखना और ये एहसास करना वाकई दिल दहला देने वाला है कि वे कभी भी अपने बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज उनका जीवन पहले से ही खतरे में है, प्रतिरक्षा प्रणाली भी खतरे में है। बचपन में वह अभी भी दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर करना सीख रहा है। माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है, जिससे एलर्जी, एक्जिमा, खाद्य असहिष्णुता और यहां तक कि ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जिसके द्वारा कोशिका प्रोग्रामिंग उन बीमारियों का निर्धारण करती है जो तब प्रकट होती हैं जब कोई व्यक्ति वयस्कता तक पहुंचता है।
यानी 40 या 50 साल की उम्र में। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो वर्तमान में हमारी दुनिया कोई भी पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं तो भारी रूप से फैला रही हैं। वे तथाकथित गैर संचारी रोग मोटा पाउच, रक्तचाप, मधुमेह और चयापचय सिंड्रोम है। जीवन के पहले वर्षों में एक बच्चे का मस्तिष्क विशेष रूप से कमजोर होता है। तेजी से तंत्रिका तंत्र के विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि जब न्यूरॉन्स बनते हैं और जटिल तंत्रिका कनेक्शन स्थापित होते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज किए गए नैनोप्लास्टिक सूजन उत्पन्न करके अपरिपक्व तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर और उनके विकास में बाधा डालकर इन नाजुक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप स्मृति, ध्यान और सीखने की क्षमता क्षीण हो सकती है। और भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। समय के साथ ये चिंता सीखने की कठिनाइयों और आक्रामकता के एपिसोड के रूप में प्रकट हो सकता है। इसके अलावा अध्ययन सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक के संपर्क और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों के विकास के बीच एक संभावित संबंध का संकेत देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज किए गए सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक से मानव शरीर को होने वाले नुकसान की व्यापकता को देखते हुए वैज्ञानिक समुदाय को ऑटिज्म के तेजी से बढ़ने में उनकी संभावित भूमिका की अधिक बारीकी से जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। एक पिता के रूप में मेरे लिए यह एहसास हृदय विदारक है कि हमारे बच्चे वास्तव में कितने असहाय हैं। सूक्ष्म और एनाप्लास्टिक्स गर्भधारण के क्षण से ही उन्हें प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, भ्रूण के विकास के दौरान बने रहते हैं और जन्म के बाद भी अपना प्रभाव जारी रखते हैं। दुर्भाग्य से जिन बीमारियों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वे एकमात्र ऐसी स्थिति नहीं है जो सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक बच्चों में पैदा कर सकती हैं। आंकड़ों के अनुसार अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। यह तब होता है जब एक स्वस्थ प्रतीत होने वाला बच्चा अप्रत्याशित रूप से मर जाता है और सभी परीक्षाओं के बाद भी इसका कारण अज्ञात रहता है। ऐसी त्रासदियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 और 2022 के बीच अचानक शिशु मृत्यु की संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। ये असहनीय रूप से दुखद है जब बच्चे की सुरक्षा का कोई तरीका नहीं है।